अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं इंसाफ अली, आपका इंग्लिश टीचर। आज हम एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि ये जो टारगेट पेपर है, जिसे आप गेस पेपर भी कह सकते हो, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों का पेपर 100% इसी पेपर में से आए। इसका मतलब जो मेन पर्पस है इस पेपर बनाने का वो ये है कि एक तो ये आपकी स्ट्रगल्स जो है ना, एफर्ट्स पेपर प्रिपेयर करने में उनको रिड्यूस करेगा। दूसरा, ये जो है एक्सट्रैक्ट करेगा बाकी सारे बुक में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ने के लिए। एंड इन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आखिर ये अगर वो पेपर नहीं है, उस जैसा नहीं है, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो उसमें ये है कि ये सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, जिनके आंसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तो अगर कोई इनके अलावा भी आ गया तो वो सवाल भी इन्हीं सवालों में से ही है। तो इट मीन्स कि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना बाकी क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, मैं पेपर के पैटर्न को डिस्कस करता चलूंगा। उसके अलावा कोई सवाल अगर मुश्किल लगा तो उसके आंसर को भी डिस्कस करूंगा, अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ के आपको वर्बली समझाता जाऊंगा। ठीक है। सो हमारा जो पेपर है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड है 20, 40 एंड 40 के ऊपर। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज का है, जिसमें 20 एमसीक्यूज आएंगे। सेक्शन बी जो है, ठीक है, सेक्शन बी जो है शार्ट क्वेश्चन का है। इस शार्ट क्वेश्चन को भी मजीद 4 सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इतने में 4 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और सेक्शन सी जो है वो भी 40 मार्क्स का है, जिसमें डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज। अब जो एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं कि 20 एमसीक्यूज अगर ये हैं, अगर ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर नोट हैं, इनको अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 60% जो है ना यहाँ से आपका टेक्स्ट का पोर्शन कवर हो जाएगा एमसीक्यूज का। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज टेक्स्ट से बाहर नहीं आते। जो टेक्स्ट से बाहर आते हैं वो कौन सा होता है, 40%, मतलब कि वो परसेंटेज किसकी होती है, वो होती है ग्रामर की, जो कि आगे मतलब कि इस पेपर के लास्ट में हम उसे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्रामर के एमसीक्यूज या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन ए जिसमें 20 मार्क्स यहाँ पर आपके सार्ट आउट हो गए। सेक्शन बी जो है, ठीक है, सेक्शन बी में क्या होगा, आज में से आपको कोई भी 10 सवाल हल करने हैं। क्या सवाल हल करने हैं, 10 सवाल हल करने हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी जो है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, जैसे सब सेक्शन 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ये जो पहला पोर्शन है लेसन्स वाला, ये उसमें से आएगा, सेक्शन 1। ठीक है, फिर सेक्शन 2 जो है वो आएगा पोएट्री से। सेक्शन 3 जो है वो आएगा आपके प्ले से। एंड जो सेक्शन 4 है वो आएगा कहाँ से, ग्रामर से। ठीक है, ग्रामर के शार्ट वाले सवाल। तो इसमें अगर देखें तो 2 सवाल आपने इससे किए, 2 पोएट्री से, 2 प्ले से, 2 ग्रामर से, तो 8। तो मतलब कि 8 सवाल को आपको हर सेक्शन में से 2-2 सवाल उठाकर लाजमी 8 करने हैं। बाकी इन चारों में से किसी से भी 2 और कर लें, भले वो जो है सेक्शन 1 से, सब सेक्शन 1 से कर लें, सब सेक्शन 2 से कर लें, सब सेक्शन 3 या 4 से। ठीक है, तो इस रूल को आपने फॉलो करना है। चले सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेसन्स के बारे में वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनको समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले लेसन से है कि व्हाट वाज द कायद's विजन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम के हिसाब से कायद आजम का व्यू क्या है। इस पे एक आंसर आप लोगों को याद होगा, आपने उर्दू में भी शायद पढ़ा हो या इस लेसन में भी आपको जरूर याद होगा, कि जिसमें कहा गया है कि सारे शहरी बराबर हैं। ठीक है, और उन्हें मजहबी किस्म की आज़ादी है। ठीक है, मीन्स आप जाओ, तुम सब आज़ाद हो, अपनी इबादत गाहों में जाओ। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि एक और यहाँ पर यह बात बताई गई थी कि कायद आज़म कहते हैं
कि जो बिजनेस के स्टेट के जो बिजनेसेस हैं, मैटर्स हैं, उनमें ना रिलीजन को इंटरफेरेंस होगी, ना कास्ट की होगी, ना ही क्रीड की होगी। मीन्स स्टेट के मैटर्स अलग रख के इसमें सबके सब इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। और रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो है वो सब उसमें आजाद है, हर कोई अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस कर सकता है। ये सबसे पहले। एंड सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेसन में था, दैट इज आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। तो कह रहा है कि मैं हमेशा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले की तरफ के साथ गाइडेड रहूंगा। और इस गाइडेंस में वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लैंग्वेज, प्रिजुडाइस या इल विल इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। और यहाँ पर सवाल आ सकता है कि एलाबोरेट दीज वर्ड्स, इसकी जगह पर आएगा कमेंट, ठीक है, या फिर आएगा डिस्कस। तो कोई भी आए, बात एक ही है। तो इसमें यह है कि कायदे आज़म मतलब क्या कह रहे हैं कि वो जो भी अपने फैसले लेंगे वो जस्टिस एंड फेयर के ऊपर होंगे। वो जैसे पूरे लेसन में एक और बात भी कही गई थी कि जो पास्ट में जो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कर्ज था, वो था ब्राइबरी के हिसाब से था, वो था इन्फ्लुएंस के हिसाब से था, वो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के हिसाब से था। तो यानी कि वो सारी की सारी चीजें कब आती हैं, जब कोई भी प्रिंसिपल्स को फॉलो, जस्टिस एंड फेयर प्ले के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, तब उसके लिए मुश्किल चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा सवाल। ओके, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रॉस्पेरस इन द लाइट ऑफ द कायद विजन। कायद के विजन के हिसाब से हम पाकिस्तान को कैसे प्रॉस्पेरस बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सेम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम पास्ट के ग्रीवेंस को अलग रखें, हम जो है ना काम करें, मिलजुल कर काम करें। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, वेल बींग ऑफ पुअर एंड नेडी। देखें, वेल बींग ऑफ पुअर एंड नेडी ये फर्स्ट पॉइंट लिखें, पास्ट ग्रीवेंसेस को सेट असाइड करना ये सेकंड पॉइंट लिखें, तो काम साथ में मिलकर करने को थर्ड पॉइंट लिखें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर कोऑपरेशन के हिसाब से ये फोर्थ पॉइंट। ये चार पॉइंट इस सवाल के जवाब में आप इनको अपने अल्फाज में भी लिखकर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लेसन 2 वंस मोर टू द लेक है, वहां से है। इसमें ये कह रहा है कि हाउ हैज द लेक चेंज सिंस ही वाज अ बॉय। ही यहाँ पर जो वर्ड रेफर कर रहा है ये आथर को कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास भी अगर सवाल आएगा, जैसे पोइट्री में ये इशू होता है, ठीक है, पोइट का नाम नहीं बताया जाता, ठीक है, और क्या कहते हैं, ना ही पोएम का नाम बताया जाता है, जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉय की अगर बात करें तो बॉय तो एक तो लेसन जो है हमारे पास वंस मोर टू द लेक है, उसके बाद स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसमें भी एक बॉय का जिक्र है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबली जो लेसन क्या कहते हैं 10th है पर्ल्स ऑफ विजडम, उसमें भी जो है ना बॉय का जिक्र है। तो यहाँ पर जब दूसरा वर्ड आया लेक, तो आपको इजीली पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से लेसन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हाउ इज द लेक चेंज, तो इसका जवाब क्या होगा, सिंस द राइटर्स बॉयहुड द लेक हैज अंडरगॉन 3 नोटेबल चेंजेस। लेक में 3 बड़ी चेंजेस आई हैं। कौन सी? पहली, द रोड वेयर हॉर्सेस ड्रू वैगन्स इज नाउ फुली टायर्ड और पिच्ड। जो पहले कच्चे रोड थे जहाँ से घोड़े गाड़ियां जाती थी, अब वो क्या हो गई हैं, पक्की रोड बन गई हैं। दूसरा, वेट्रेसेस एट द रेस्टोरेंट हैव अडॉप्टेड न्यू हेयर वॉशिंग हैबिट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मूवीज। और तीसरा, मोटर बोट्स जो है, जिनमें पहले मतलब के मोटर बोट्स नहीं थी, और मोटर बोट्स आई हैं जिनकी वजह से इरिटेटिंग साउंड्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम लेसन से है कि व्हाई डज द राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज अ वाइल्ड लेक। इसने राइटर लेक को वाइल्ड लेक क्यों कहता है। ठीक है, ये जो है सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये फिर लेसन 3 की तरफ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नाम क्या था इस लेसन का, नेकलेस। एक स्टोरी टाइप, ये सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग लेसन है अपने क्या कहते हैं बुक का। ओके, सो सवाल क्या है कि व्हाई डिड मिस लोइजल एक्सपेक्ट सॉरी मिस्टर लोइजल एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू बी प्लीज टू रिसीव द इनविटेशन। आपको पता है कि उसकी वाइफ की नेचर क्या थी, वो बाहर जाना चाहती थी, महंगे कपड़े पहनना चाहती थी, उसका हमेशा अमीर बनने का ख्वाब था। ठीक है, तो जैसे उसको किसी इलीट क्लास की क्या कहते हैं
एक इनविटेशन मिली किसी पार्टी की, तो वो ये चाह रहा था कि जब वो अपनी बीवी को दिखाएगा तो वो खुश होंगी, ठीक है। लेकिन टोटली होता अलग है। लेकिन इस सवाल में क्या है कि एक्सपेक्टेशन जो है, उसके पीछे रीजंस क्या है, जो है मैथल्डा जो है, उसकी जो विश है ना, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि वो कुछ करना चाहती है, जैसे अमीर बनना चाहती है, तो वो उसके हस्बैंड यानी कि मिस्टर लॉयजर को पता है। तो मिस्टर लॉयजर, आपको पता है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क हैं, तो वो खुद से नहीं कर सकते। तो ये एक अगर एक चांस मिला है, तो जिसकी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस उनकी बीवी खुश होंगी, ठीक। अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन भी इसी सेम लेसन से है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ द लॉयजर्स लाइफ चेंज्ड आफ्टर दे हैड पेड फॉर द न्यू नेकलेस। आपको पता है कि न्यू नेकलेस, जैसे उनका नेकलेस गुम हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि, अच्छा, उनकी लाइफ में बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि उन्होंने मनी बोरो की, ठीक है। ये सेम सिमिलर जो है नेकलेस परचेस करने के लिए रीपे किया डेट को, और इसकी वजह से उन्होंने काम करना ज्यादा मतलब कि स्टार्ट किया, चीप अपार्टमेंट में रहने लगे। मिस्टर लॉयजर भी मल्टीपल जॉब्स करने लगे, और क्या कहते हैं, मैम लॉयजर जो हैं वो क्या करने लगी, वो भी हाउस होल्ड वर्क्स करने लगी। तो मतलब कि उनकी जिंदगी जो है ना पिछले 10 साल में बहुत ही पथेटिक टाइप बन चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। उसके बाद हाउ वाज लाइफ ऑफ मैम लॉयजर बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस। जब नेकलेस का लॉस होने से मैम लॉयजर की लाइफ कैसी थी। नो डाउट कि वो पहले भी गरीब थे, लेकिन इतनी टेंशन में नहीं थे जितनी मतलब के अभी नेकलेस लॉस करने के बाद हुए हैं। जैसे बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस मैम लॉयजर लिव्ड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ डिस्पाइट नॉट बीइंग रिच। शी वाज प्रेटी, वो खूबसूरत थी, चार्मिंग एंड सेटिस्फाइड। व्हाइल शी डे ड्रीम्ड अबाउट वेल्थ, शी रिमेन्ड कंटेंट इन हर लाइफ। वो भले ख्वाब देख रही थी, लेकिन फिर भी वो खुश थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि हाउ डिड मिस्टर एंड मैम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने रिप्लेस कैसे किया, न्यू बारो किया, और जो है वो 36,000 फ्रैंक्स का था। तो वो न्यू परचेस करके जो है उन्होंने मैम फॉरेस्टियर जिनसे उन्होंने बारो किया था, उन्हें वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये थे 3 सवाल इस चैप्टर के। और लेसन 4 जो है टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, अब सवाल है उससे, हाउ इज टेक्नोलॉजी गुड फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेली स्कूल्स, यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, बाकी तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, लर्निंग एप्लीकेशन, जहाँ से वो सीखते रहते हैं। जैसे कोडिंग भी, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट कोडिंग सीख सकते हैं। हमारे पास जो है लैंग्वेज सीखने की बहुत सारी एप्स हैं, ठीक है, लाइक ड्यूओलिंगो है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी मतलब कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को इजी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल हैव ओपिनियन दैट यंगस्टर्स आर नॉट सेफ इन टेक्नोलॉजिकल एरा। गिव रीजंस फॉर योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। अच्छा, इसमें दो पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ये बिल्कुल सही है कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो यंगस्टर्स हैं दे आर नॉट सेफ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यानी कि इन चीज़ों को यूज़ करके जो है ना, इन पे बुरे असरात होते हैं। तो अगर जो कहते हैं हाँ ऐसा है, तो वो लिखेंगे कि क्यों ऐसा है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएंगे। और जो कहेंगे ऐसा नहीं है, तो फिर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, या काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं यंगस्टर्स, जो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट करके वो ई कॉमर्स में चले जाते हैं, ठीक है। वो अपने फ्रीलांसिंग साइट पे चले जाते हैं, या फॉर एग्जांपल वो अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम कहें कि वो फ्री जो चीज़ें हैं उनका फायदा फायदा उठाते हैं। तो उस जगह पर ये जो है ना कोई डिसएग्रीमेंट भी जाया करता है, ठीक है। उसके बाद इस लेसन का अगला सवाल है, हाउ डज टेक्नोलॉजी सिक्योर ह्यूमंस फ्रॉम कैलेमिटीज। कैलेमिटीज का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं अपने नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ना, पॉसिबली जिनकी वो हमें बताया जाता है कि भाई कल से कराची में या इस इलाके में जो है बरसात होगी, या कहीं जिलजिले की वो बारे में प्रिकॉशंस मतलब कि हमें टाइम से पहले पता चल जाता है। तो ये क्यों पता चल जाता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से जब हमें चीज़ों का पहले ही पता चल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर माई बैंक अकाउंट का सवाल है, व्हाट mistake did Arthur make when he write the check। ठीक है, उन्होंने 6 की जगह $56 लिखा था। ये तो बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। Why was there a roar of laughter when the author left the bank। जब आथर ने
बैंक छोड़ी तो लाफ्टर क्यों था? उसके रिपीटेड मिस्टेक्स की वजह थी। सबसे पहले जैसे वो कहते हैं, वो इंटर होके कहते हैं कि मुझे बैंक मैनेजर से मिलना है, ठीक है। उसके बाद सस्पिशियस सबकी उनके ऊपर रवैया होता है। उसके बाद लास्ट में जो है वो 6 की जगह पर 56 मांगते हैं, ठीक है। और तीसरा कि वो जब फॉर एग्जांपल अमाउंट जो पॉइंट्स वाला है वो निकाल कर अगर सब वो करते हैं, सबमिट करवा रहे होते हैं, तो उनके पास पॉइंट्स थी वो पाइल्स के तरीके से थी। तो इस तरीके से उसकी 3 से 4 ऐसी पॉइंट्स आप लिख कर कहेंगे कि ये जो रीज़न था जिसकी वजह से वो जैसे ही बैंक उन्होंने छोड़ा तो बैंक में काम करने वाले लोग उस पे उन पे हँसना शुरू हो गए। ठीक है। उसके बाद व्हाई इट इज वाइजर टू कीप वंस मनी इन द बैंक देन इट टू होल्ड इट्स इन द हाँ, बैंक में क्या होता है कि इट्स सेफ, सिंपल आंसर है कि वहां पर सेफ भी होती है, उसको हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर विदाउट टेंशन ऑफ लूजिंग इट, ठीक है। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो सवाल है, व्हाट इज वाज द मैनेजर्स रिएक्शन when the author told him that he would like to see him alone? मैनेजर का रिएक्शन क्या था? क्योंकि मेरे मैनेजर का जो मैनेजर थे ना वो इनएक्शियस थे, वो सोच रहे थे कि या तो ये कोई सीक्रेट शेयर करने आए या फिर कोई डिटेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है ये कुछ लेसन 6 का है, व्हाई इज सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट फॉर वंस डेवलपमेंट? सेल्फ रिलायंस क्यों होती है? क्योंकि इसी से इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है और उसकी जिंदगी, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, वो एम्पावर्ड भी होता है। व्हाट आई मस्ट डू is all that concerns me, not what the people think। इसका ये है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगे मुझे वो करनी चाहिए, ना कि दूसरों को खुश करना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप अपने पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, दूसरों को खुश करने के लिए जब आते हैं तो फिर क्या होता है कि लोगों को खुश नहीं कर सकते। एक को खुश करेंगे दूसरा खत्म हो जाएगा, मतलब कि दूसरे को खुश नहीं कर पाएंगे। तो अगर खुद को खुश करेंगे, बाकियों की फिक्र करना छोड़ दें, तो वी विल बी सेल्फ मोटिवेटेड और हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। तो जैसे मैंने लिखा है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट एज इट अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग ट्रू टू oneself regardless of external opinions, living authentically even in the face of differing views leads to personal greatness। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन डजंट वैल्यू ओन्स क्वालिटीज? तो क्या करता है, उसकी लाइफ अनसेटिस्फाइड होती है, ठीक है। उसके बाद ये है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जो सेवंथ है हमारा, सॉरी हाँ सेवंथ लेसन है उसका है, व्हाई वाज अ बॉय इंस्पायर्ड टू गो हैम्पटन? हैम्पटन क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर एक कलर्ड स्कूल जो है ना, कलर्ड पीपल के लिए है। ये जो बॉय है ये भी कलर्ड था, ठीक है। जैसे अमेरिका में उस पे क्या कहते हैं अपना स्लेव रखने पे जो है ना वो पाबंदी लग जाती है, तो आज़ाद किया जाता है जब इनको, तो उनको पढ़ने के लिए हकूक भी दिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम स्कूल होते हैं। तो जिस एरिया में रहता है वो वहाँ से हेम्पटन की तरफ जो है ना जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर वो पढ़ना चाहता था। सिमिलरली इसी सेम यूनिट में से एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड राइटर नॉट मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द हेड टीचर? क्यों नहीं कर पाता इम्पैक्ट हेड टीचर पे? द राइटर कुडंट मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द हेड टीचर बिकॉज ही हैड बीन विदाउट प्रॉपर फूड, अ बाथ एंड अ चेंज ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे वहां पर इन होता है तो उसने प्राप्त काफी दिनों से भूखा भी रहता है, उसकी हालत तो सही नहीं होती, उसने नहाया भी नहीं होता और काफी दिनों से उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए होते। तो डायरेक्टली पहुंच के जैसे हेड टीचर के पास जाता है तो उसकी जो लुक्स थी वो सही नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं कर सकता। उसके बाद यह है, why did he have to go through, sorry, why did he has sorry why did he has to go through to get admission to the Hampton? तो ये वही चीज है कि इसको जब एडमिशन लेनी थी हैम्पटन में, तो इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रगल्स उसने की। जैसे शुरू में वो कोल माइन में काम करता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को देखता है, बाय फुट वो जो है क्या कहते हैं जाना जाता है हैम्पटन की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो राइड के लिए जो है हेल्प मांगता है। उसके अलावा उसने पैसे कमाने के लिए बीच में काम करना शुरू किया, और जब वो इंस्टीट्यूट पहुंचता है तो इसकी बुरी कंडीशन की वजह से हेड टीचर जो है ना वो उससे टेस्ट, मतलब कि नहीं पहले वो इन्फ्लुएंस कर पाता है टीचर को, फिर हेड टीचर उसे टेस्ट करने के लिए जो है उसे स्वीपिंग का काम देता है, जो कि इसकी फेवर में था क्योंकि ये पहले कर चुका था, सीख चुका था, और इसके थ्रू जो है ना वो हेड टीचर को इन्फ्लुएंस कर लेता है, ठीक।
ओके, उसके बाद अगला हमारा सवाल है, डिस्क्राइब ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर पोर्ट। सिंगापुर पोर्ट क्यों इतनी मतलब के इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से है कि वो बहुत बिजी है, उसमें टूरिस्ट, ट्रेजर्स, गुड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज ज्यादातर रहती हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट आर रीजंस फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिंगापुर इन स्पाइट ऑफ इट्स वेरी लिटिल एरिया। सिंगापुर की लिटिल एरिया बहुत ही कम है, लेकिन उसकी जो रीजंस क्या है प्रॉस्पेरिटी के, कि वो तरक्की याफ्ता क्यों है, क्योंकि वो फाइनेंशियल विजडम के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ पर टूरिज्म, ट्रेड, ओवरसीज शिप्स का ज्यादा आना होता है, ठीक है, और वो इफिशिएंटली मैनेज करते हैं अपनी इनकम को। तो ग्लोबली वो जो है ना अपने आप को एक हब ऑफ टूरिज्म उन्होंने डिक्लेयर कर चुके हैं, और काफ़ी लोग वहाँ जाना पसंद भी करते हैं। उसके बाद हाउ इज सिंगापुर वन ऑफ द अट्रैक्टिव एरियाज फॉर टूरिस्ट। वो अट्रैक्टिव एरियाज क्यों हैं, उसके पीछे है उसकी वाइब्रेंट मार्केट्स हैं, डिलीशियस क्यूजाइन है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, शॉपिंग के लिए बहुत सस्ती है मार्केट, उसकी जो प्राइसेस वहाँ पर चीज़ों की वो भी कम है, ठीक है, और पब्लिक बसेस सब वहाँ पर चल रही होती हैं, ठीक है, तो मतलब ये बहुत सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, तो जिसकी वजह से जो सिंगापुर है वो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव एरिया है, ठीक है। ओके, उसके बाद है व्हाट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कि वो तीन जो फॉर एग्जांपल मेरी टाइम स्ट्रेटेजिकली 3 पॉइंट्स में आ जाती है, पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में एंड साउथ चाइना सी में, और ये फ्री पोर्ट जो है ना रन करती है, फ्री पोर्ट्स हैं इसकी सब ट्रेड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंस, अब यूनिट लेसन 9 में से व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। जॉब एंड करियर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये जॉब जो है वो एक शॉर्ट टर्म टास्क है, और जो क्या कहते हैं अपना करियर जो है वो फुल टाइम टास्क होता है, मतलब कि उसमें करियर जो है वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, जिसमें पैशन होता है, एजुकेशन होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन। एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन थ्राइव्स इन सोशल कस्टमर ओरिएंटेड वर्कप्लेसेस व्हाइल एन इंट्रोवर्ट पर्सन may prefer careers with less social interaction and more independent analytical tasks, ठीक है। तो जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है वो सोशल होता है, बाहर घूमना करना, इंट्रोवर्ट होता है वो अपनी करियर पे फोकस करता है। उसके बाद है व्हाट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, हाउ डज इट हेल्प। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होती है, वो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को चेक करने के लिए होती है, ठीक है, और जब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो किसी एक पॉइंट में ठीक हैं, माहिर हैं, तो वो उस तरफ जो है ना अपना करियर को चूज करते हैं। उसके बाद क्या है, हाउ कैन अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर हेल्प यू। वो हमें करियर को चूज करने में हेल्प करते हैं, बाकी चीज़ों में भी गाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन लेसन 10 में से है कि हाउ डिड वाइज मैन हेल्प द स्लेव रियलाइज द बोर्ड्स सिक्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद है व्हाट इज सजेशन ऑफ, व्हाट सजेशन डिड इमाम गजाली ऑफर टू द पीपल। इमाम गजाली ने कौन सी सजेशन लोगों को दी। इमाम गजाली सजेस्टेड पीपल should never feel ashamed when asking about things they are unaware of, encouraging a culture of curiosity and learning। इमाम गजाली ने कहा कि अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो आप लोगों ने उसके बारे में पूछना लाजमी है आप लोगों के लिए, इसमें कोई शेम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इंक्वायरी डिड द मैन एफ्लुएंट टू मेक द पुअर ब्रदर एंड व्हाट वाज हिज रिस्पांस। तो ये क्वेश्चन है आपके यूनिट 10 में से, तो इसका जवाब है द वेल्दी मैन इन द सुल्तान सर्विस क्वेश्चन द पुअर ब्रदर हु प्रेफर्ड मैनुअल लेबर। जो गरीब भाई था उसने मैनुअल लेबर को प्रेफर किया, और द एफ्लुएंट ब्रदर आस्क्ड व्हाई डिडंट सर्व द सुल्तान टू एस्केप द टॉयल ऑफ लेबर। तो उसने कहा कि क्यों ना सुल्तान को सर्व करके जो है ना इससे बचा जाए। द पुअर मैन रिप्लाइड, जो गरीब भाई था उसने रिप्लाई किया, एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग ओवर अ लाइफ ऑफ अ सर्विट्यूड। वो कहते हैं कि गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि वो आज़ाद जिंदगी गुजारे, और अगर मैनुअल लेबर करेंगे तो उसकी गुलामी सुल्तान की नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट सवाल जो इम्पोर्टेंट है पहले सेक्शन के लिए, व्हाट वर्च्यू डिड द सेज एम टू इंस्टिल इन हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये थे सेक्शन सब सेक्शन 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि लेसन से। अब इसी तरीके से कुछ सवाल है हमारे पास पोएट्री से कि व्हाट डज द पोएट मीन। ये पहली पोएट्री है, मीन व्हेन ही सेज दैट अ हैप्पी मैन डज नॉट सर्व अनदर विल। जो खुश होते हैं लोग, वो दूसरों की बात नहीं सुनते, वो खुद अपनी करते हैं। इसके अलावा इसी लेसन इसी पोएम में से दूसरा सवाल है,
Explain briefly how Sir Henry Wotton's Happy Man is having not yet all yet his all. ठीक है, वो कहते हैं सर हेनरी वॉटन, वो कहते हैं अपनी पोएट्री में एक बात कही है उन्होंने कि हैविंग नॉट येट हिज ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो कहता है उसके पास सब कुछ होता है। कौन? अ हैप्पी पर्सन। ठीक है, क्योंकि वो अपने जिस पोजीशन में है, स्टेटस में है, वो उसमें खुश रहना सीख चुका है, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज द पोएट टर्म लाइफ क्वीर विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। लाइफ क्वीर को उसने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ क्यों मतलब के पोएट ने वो बताया है। द पोएट डिस्क्राइब्स लाइफ क्वीर विद ट्विस्ट एंड टर्न्स टू कन्वे इट्स अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि जिंदगी जो है अनप्रेडिक्टेबल है, तो इस वजह से उसने ट्विस्ट एंड टर्न का वर्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नॉट क्विटिंग इज सजेस्टेड बाय द पोएम। हाँ, ठीक है, एक जो हमारा तीसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट है डोंट क्विट, ये उससे लेसन लिया गया है कि अगर जो क्विट नहीं करता वो स्ट्रगल करता है, भले कितनी भी उससे मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो शख्स क्या करता है, क्विट नहीं करता, और एट द लास्ट भले उसे मुश्किल फेस हो लेकिन उससे कामयाबी अपना मकसद मिल जाता है। उसके बाद डिस्कस हाउ द पोएम हेल्प्स द रीडर्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सिचुएशन, जो ये भी सेम डोंट क्विट से ही लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आए ना, तो आपको इन चीज़ों से जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से। एक मेरा मशवरा है कि आप सब जब पेपर देने जाएं उससे पहले और टॉपिक्स को छोड़कर समरी को भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपको हिंट्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो डोंट क्विट हमेशा कहता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, हमेशा बुरा ना सोचो, भले वक्त स्लो है, मुश्किलात हैं, लेकिन आपको आपको जो है ना आपकी मंजिल मिल जाएगी। उसके बाद फाइंड सिमिलीज, मेटाफर्स एंड इलस्ट्रेशंस इन द पोएम, ये मैंने इस पॉइंट में लिखा है लेकिन ये किसी भी पोएम का आ सकता है। सिमिली क्या होती है? एक जो कंपैरिजन होती है जिसमें एज जैसे वर्ड होते हैं। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, और इलिट्रेशन में लाइफ इज अ क्वेल विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये जैसे वर्ड्स है ना, टी बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से जो इलिट्रेशंस होती हैं वो भी लेसन्स में आती हैं जब एक साउंड जो होता है एसिंग साउंड उसकी रिपीटेशन हो। उसके बाद जो कोई तीसरा है, द प्राउड ओजाइमेंडस लाइज फॉरगॉटन इन द डिजर्ट, इसके ऊपर कमेंट करो। ये अपना एक परसेप्शन देनी है कि वो शख्स जो पहले खुद को पता नहीं क्या समझता था, लोगों पे जुल्म करता था, किंग ऑफ किंग समझता था, अब वो किसी को याद भी नहीं और ऐसे ही डिजर्ट में पड़ा है। व्हाट इज आयरनिक अबाउट द फेट ऑफ द ओजामेंडस, यही है। इसी ऊपर वाले सवाल को जो है ना आपने री राइट अगर करेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बस वे चेंज करना है बताने का। Why does the poet suggest people to be like good timber? गुड टिम्बर क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, धूप में, छाँव में, तूफान में एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, और वो अब जो आते हैं उनके पास उनको अच्छी छाँव भी देते हैं। ठीक है, वो स्ट्रांगर होते हैं, वो स्टॉर्म्स को फेस करते हैं, डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। तो जो डगलस मैलक जो इसके पोएट हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों को भी इसी तरीके से गुड टेम्पर की तरह ही बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए। उसके बाद हाउ डू पीपल स्टिल मेंटेन अबाउट द लूसी ग्रे एंड व्हाई, ये लूसी ग्रे के पोएम से सवाल है। वो लोग जब उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें ये सोलिटरी चाइल्ड नजर आता है, तो वो कहते हैं कि अभी भी लूसी ग्रे वहाँ मौजूद है, लेकिन उन्हें ये भी कहते हैं कि वो खुद नहीं बल्कि उसका रूह मौजूद है वहाँ पर। उसके बाद एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, हाउ डिड द किंग एक्सप्रेस हिज इमोशंस आफ्टर बीइंग आंसर्ड हिज ऑल क्वेश्चन। वो जो किंग होते हैं वो खुशी फील करते हैं और लाफिंग लाउडली एंड स्वेरिंग अ मस्त, मतलब कि वो खुश होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, हाउ वाज द एबर्ट बेनिफिटेड बाय हिज शेफर्ड्स बोल्ड आंसर्स। वो एबर्ट जो है वो कैसे बेनिफिटेड हो, क्योंकि एबर्ट को उन सवालों के जवाब का पता नहीं था, और अगर वो जवाब नहीं दे पाता तो शायद बादशाह उसका सर कलम भी कर सकता था। ठीक है, उसके बाद खाओड़ी, इसका जो है ना मैं आपको लाजमी बता रहा हूँ, ये सवाल इम्पोर्टेंट ये अगर इस पोएम में ऐसे आया तो वो यही आएगा, लेकिन एक मैं और मशवरा दे रहा हूँ कि इसकी समरी को आपने जरूर पढ़ना है, क्योंकि हर सवाल में इसका जो है ना एक पर्सपेक्टिव समरी का, वेयर एंड व्हाई डू कावड़ीज स्पेंड देयर डेज एंड नाइट्स। वो कहाँ जाते हैं? माउंटेनियस प्लेसेस में जाते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या होता है? स्पिरिचुअल पावर होता है, enduring फिजिकल हार्डशिप्स। ठीक है, तो पोइट्री में से ये सवाल आ सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन सब सेक्शन 3 जो कि प्ले है। प्ले में भी ये
जो है ना 5 सवाल जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लें और इन्हीं में से पेपर आएगा इंशाल्लाह। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स टू रिटर्न्स विजिट, ठीक है। मिस्टर जनरल पावर्स होते हैं, जो जनरल पावर्स के साथ ऐड होते हैं, एलन होती हैं, मिसेस स्पेल्डिंग होती हैं, मिस्टर स्पेल्डिंग होते हैं, ठीक है, एंड जॉन होते हैं। उनके रिएक्शन क्या होते हैं उनके बारे में। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स क्रेटन पजेस, क्रेटन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स क्या थे, वो क्या थे कि वो पूरी मुल्क के मतलब कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना ओवरटेक कर सकते हैं, वो माइंड्स को रीड कर सकते हैं, वो प्रोटेक्टिव शील्ड जो है ना अपनी शिप के ऊपर बता सकते हैं, वो सारी लैंग्वेजेस को जानते हैं। व्हाई डज स्पेल्टन वांट क्रेटन टू स्टे, क्योंकि स्पेल्टन क्रेटन को क्यों मतलब कि यहाँ पर रुकने के लिए बोलता है, ठीक है, क्योंकि वो उससे ना एक गेस्चर ऑफ हॉस्पिटलिटी देना चाहता है, ठीक है। वो जैसे जनरल पावर्स की वजह से वो नाराज हो रहे थे, तो ये कहते हैं नहीं यहाँ रुकें। मतलब कि ये जो नॉवेल है, ये जो प्ले है ना, ये अमेरिकन पीपल के ऊपर एक तनकीद है, ठीक है, उसके ऊपर ये बनाई गई है। उसके बाद अगला सवाल है, हाउ मच एडवांस इज द सिविलाइजेशन ऑफ क्रेटन देन द अर्थ। वो बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वो बहुत आगे पीछे जाना चाहता था, लेकिन आगे आ गया था, तो मतलब वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, और उनके पास फ्लाइंग कार्स हैं, इमोशन को रीड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर इमोर्टल। और उसके बाद एक लास्ट इसका सवाल जो है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000, ये एक आपकी अपनी परसेप्शन है। तो ये 3 सब सेक्शन जो है ना सेक्शन बी के यहाँ पर खत्म होते हैं। और जो चौथा सब सेक्शन है उसमें ग्रामर जो है पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आती है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्लस में आर्टिकल्स लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स भी इस ग्रामर के पोर्शन में आते हैं। नरेशन के सवाल होता है, वॉइसेस का होता है, एरर डिटेक्शन में क्या होता है, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स, इनकी जो है एरर डिटेक्शन मालूम की जाती है। तो आपने वर्ब के वीडियोस मतलब कि इसको पढ़ना है, प्रीपोजिशंस को पढ़ना है, आर्टिकल्स को पढ़ना है, उसके अलावा टेंसेस और वर्ब्स तकरीबन एक साथ मिलकर आते हैं। तो ये जो है सेक्शन बी आपका ओवरऑल खत्म हो गया। अब जो सेक्शन सी जो है, ठीक है, सेक्शन सी में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कृषि राइटिंग। पहला जो सवाल होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है या कृषि राइटिंग, एक ही पैसेज होगा। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हो तो उसके नीचे जो सवालात होते हैं पैसेज के, वो आपने हल करने पड़ेंगे। और अगर सी राइटिंग लिखना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सवालों को आपने छोड़ देना है, बस उसको प्रिसाइज करके लिखना है, शार्ट करके लिखना है, और एक टाइटल देना है उसमें, ठीक है। उसके बाद ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। ईमेल्स क्या होती हैं, जैसे बेसिकली लेटर्स होते हैं, उनको ईमेल के फॉर्मेट में लिखना होता है। जैसे प्रिंसिपल को जो है ना लेटर लिखा परमिशंस के लिए कि आपके लिए ट्रिप अरेंज की जाए, या किसी कॉलेज के प्रोग्राम, या ऐसे होता है कि जैसे कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं, तो उन इवेंट्स में को अपने अल्फाज में दूसरों को कैसे पहुंचाएं, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे टीवी प्रोग्राम में भी होता है। उसके अलावा एसेज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर आएगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट। जैसे यूनिट 1 में जो है विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ के हिसाब से कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर का मतलब होता है सिमिलरिटीज, एंड कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंसेस शो करना, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूशन है, पेट्रोटिज्म है, टेररिज्म है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया है, और उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम्स इन कराची है, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची है, एंड ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस। तो मैं विद इन शॉर्ट टाइम में ये सारे के सारे एसेस जो हैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो कवर, इसके अलावा कवरिंग लेटर एंड सीवी, ठीक है, ये भी आपके पास एक सवाल है। कवरिंग लेटर एंड सीवी इंशाल्लाह मैं कल मतलब कि वेरी नेक्स्ट डे आपको इसके बारे में भी डेटा प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो है सवाल, ये इस वजह से हैं कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, बाकी चीज़ों को छोड़कर आप में इन्हीं पे फोकस करें, ओनली फॉर इंग्लिश पेपर, इंग्लिश पेपर। सो एक चीज़ और जहन में रख लें कि इस गेस्ट पेपर का मतलब ये है कि आपके जो एफर्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना है फॉर दिस पेपर। पेपर अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, पेपर ये भी हो सकता है, लेकिन ये पेपर अगर सॉल्व कर लिया आपने, इसको सही से समझ लिया, तो आप सारा पेपर हल कर सकेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच।